शायद वही पुराना वक्त है कि जब हमने अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी बरसगीर पे, तो आज भी इंडिया वही होगा, हम उसे दबा लेंगे तो वो मान जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया जो बन चुका हुआ है ना, ये किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा महरान रिएक्शन। इट्स मी और होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं महरान आसिर। नाज़रीन, नेदरलैंड जो कि एक मुल्क है, उसने इंडिया को बहुत ही एक बोल्ड स्टेटमेंट से पुकारा है और कहा है जी कि आप यूनाइटेड नेशंस के अंदर वोटिंग के लिए इस तरह से वोट ना कास्ट करें। वो मामला जो है किसके ऊपर वो वोट ना कास्ट करें या क्यों नेदरलैंड्स ने इस तरह से इंडिया को बोला है। और इंडिया की जानब से फिर उन्हें जो एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया है कि आप कौन होते हैं कि आप हमें इस तरह से बताएं कि हमें वोटिंग किस तरह से करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। कौन सा ऐसा मामला है जिस पे नेदरलैंड्स और इंडिया जो है वो आमने सामने आ गए हैं और एक इंतहाई लफ्जी गोलाबारी जो है वो चल रही है। तो उस मामले की तरफ चलते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते हैं क्या मैच है। नमस्कार, प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर लिखा है कि इंडिया ने एक बिफिटिंग रिप्लाई दिया है नेदरलैंड्स देश को। यहाँ पर आप देख पाओगे, इंडिया हेड्स आउट एट नेदरलैंड्स ओवर मस्ट नॉट एब्सटेन एट यूएनजीए। बेसिकली क्या था कि नेदरलैंड्स के एक एम्बेसडर की तरफ से इंडिया को स्टेटमेंट आई कि आप लोगों को इस तरीके से वोटिंग नहीं करनी चाहिए यूनाइटेड नेशंस में। मतलब कि नेदरलैंड्स हमको बताएगा कि हम लोग एज ए फ्री सॉवरेन कंट्री कैसे वोट करेंगे यूनाइटेड नेशंस में। तो इंडिया ने इसका एक प्रॉपर जवाब दिया है। डिस्कस करेंगे यहाँ पर जवाब इंडिया ने दिया कैसे है, और एक्चुअली यहाँ पे आप ये भी जानेंगे कि किस तरीके से इंडिया नेदरलैंड्स पीछे हट गया है। और इससे हमको यही पता लगता है कि आज के समय इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पावर है ये कितनी बढ़ चुकी है। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। आप सबको पता होगा हमारे हो चुके हैं 100 यूनिकॉर्न। आप सबको भी बधाइयाँ। मैंने इस पर काफी वीडियोस बनाई थी, आपको बताया था यूनिकॉर्न्स होती क्या है। एक ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन या फिर उससे ऊपर लग चुकी हो। तो ऐसी 100 स्टार्टअप्स इंडिया में आ चुकी है। ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया। तो आपको यहाँ पर सिंपली ये बताना है कि ऑफिशियली इंडिया का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन फ्रैक्टल्स, स्पोर्ट्स 24/7, ओपन मनी या फिर GDB 360। कमेंट सेक्शन में उत्तर सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। पहली बात यहाँ पे आपको समझना होगा कि नेदरलैंड जैसे कंट्री है कहाँ पर। यहाँ पर आप देख पाओगे ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यूरोप में आपको दिखेगा नेदरलैंड्स। रशिया से बहुत दूर है, यूक्रेन से काफी दूर है। यहाँ पे आप देखोगे नॉर्दर्न सी के करीब आपको मिलेगा नेदरलैंड्स। 1,70,00,000 के आसपास की आबादी है। कैपिटल है इस देश की एम्स्टर्डम। और नेदरलैंड्स और इंडिया के रिलेशंस काफी हद तक नॉर्मल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लोग बहुत स्ट्रांगली आपस में ग्लोबल पार्टनरशिप को बिल्ड कर रहे हैं जैसे कि इंडिया इजराइल या फिर इंडिया फ्रांस। मगर नेदरलैंड चाहता है कि इंडिया की मार्केट में इनको जरा एक्सेस मिले। इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नेदरलैंड सपोर्ट करता है और ऑल टुगेदर एक काफी पॉजिटिव इंपैक्ट कर रहा है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में। और रिसेंटली आप अगर देखो तो नेदरलैंड्स के मिनिस्टर इंडिया में आए थे। यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा है, डच मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया और नेदरलैंड्स बिल्कुल सेम पेज पे है ऑन द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। इंडिया और नेदरलैंड्स के विचार यहाँ पर बिल्कुल सेम है कि वॉर बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। और डच जो यहाँ पर लिखा है ना, ये एक्चुअली नेदरलैंड्स के लोगों को कहती है। ठीक है, नेदरलैंड्स के लोगों को नेदरलैंडर्स कुछ नहीं कहते, दे आर कॉल्ड डच। तो हाई लेवल पे आप अगर इन्वेजन का लफ्ज यूज कर लिया इंडिया ने, इंडिया और नेदरलैंड्स। फिर आते हैं यहाँ पर ये जनाब जिनका नाम है कारेल वान ओस्टेरॉम। मैं इनको कारेल बुलाऊंगा। नाउ कारेल आज के समय ऑनवॉय हैं ऑफ नेदरलैंड्स टू ब्रिटेन। मतलब कि इंडिया से इनका कोई रिलेशन नहीं है। ये नेदरलैंड्स के एम्बेसडर टू इंडिया नहीं है, ना नेदरलैंड्स के विदेश मंत्री है, ना इनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं। ये एक्चुअली बैठे हैं आज के समय यूनाइटेड किंगडम में। अचानक से क्या हुआ कि इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू द UN सिक्योरिटी काउंसिल त्रिमूर्ति साहब, जब इन्होंने एक स्टेटमेंट की कि देखिए इंडिया आगे ये बोलेगा UN सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि इंडिया एक मेंबर है UN सिक्योरिटी काउंसिल में, तो ये हमारा स्पीच रहेगा, ये हम पॉइंट्स रखेंगे यूक्रेन वॉर के बारे में, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। अब अचानक से यहाँ पर बिना वजह कारेल ने कमेंट कर दी, इसके नीचे ट्वीट कर दी कि यू शुड नॉट हैव एब्सटेन्ड इन द जनरल असेंबली, रिस्पेक्ट द UN चार्टर। आप इनकी लैंग्वेज देखिए, एक तरीका देखिए इनके बोलने का। ओपनली इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं
इनको यू करके बात कर रहे हैं और आगे ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया ने एब्सटेन किया है काफी बार यूक्रेन वॉर की वोटिंग के ऊपर, तो इंडिया को ये नहीं करना चाहिए था और इंडिया को रिस्पेक्ट करना चाहिए यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को। अब ये जो स्टेटमेंट है इनकी बिना वजह आ गई अचानक से। इवन तो यहाँ पर मुझे ऐड करना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशंस का कोई भी रेजोल्यूशन अभी तक जो पास हुआ है उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है यूक्रेन वॉर पे, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो भी ये रेजोल्यूशन रहते हैं इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ये लीगली बाइंडिंग नहीं होते। तो इवन तो बहुत से देशों ने 141 कंट्रीज ने मिलकर आलोचना करी रशिया की ओवर द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इससे ग्राउंड लेवल पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। नाउ इंडिया ने यहाँ पर इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट नहीं किया, ये रेजोल्यूशन आराम से पास हो रहा था, हम लोगों ने बस यहाँ पे अब्सटेन कर दिया जिस तरीके से कई और कंट्रीज ने किया है। फॉर एग्जांपल चाइना ने अब्सटेन कर दिया था, बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने, साउथ अफ्रीका ने, तो इंडिया ने भी यहाँ पर अब्सटेन कर दिया। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यू शुड नॉट हैव अब्सटेन, तुम्हें रशिया के अगेंस्ट वोट करना चाहिए था। अब इसके रिप्लाई में आप देखोगे कि इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इन्होंने यहाँ पर ये बोल दिया कि काइंडली डोंट पेट्रोनाइज अस एम्बेसडर, हमें पता है क्या करना है, आप हमको नहीं बताओगे कि कहाँ पे हमको वोट करना है या फिर क्या हमको करना चाहिए यूएन में। और जो ये लाइन होती है ना डोंट पेट्रोनाइज मी, इसका मतलब ये होता है कि मान लो अगर एक आदमी है वो आपसे ऐसे बात कर रहा है जैसे आप उससे छोटे हो, आपको फॉलो करना है कि वो क्या कर रहा है, आप बेसिकली आपका स्टैचर छोटा है उसके सामने और वो बिल्कुल यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इवन तो उसकी लैंग्वेज फ्रेंडली है मगर वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो उसके रिप्लाई में आप कह सकते हो कि डोंट पैट्रोनाइज मी। डोंट पैट्रोनाइज मी का मतलब सिंपली ये होता है, ट्रांसलेशन ये है कि मुझसे ऐसे बात मत करो या फिर मुझको ऐसे ट्रीट मत करो कि जैसे मैं एक बच्चा हूँ या फिर कोई इंफीरियर आदमी हो जिसको हेल्प की आवश्यकता है, जिसको तुम बताओगे कि क्या करना है। और आप अगर नेदरलैंड्स के जो ये एम्बेसडर हैं टू द यूके, इनकी भाषा देखो तो ये पैट्रोनाइज ही कर रहे थे। जिस तरीके से ये यू करके बात कर रहे हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत एडवांस्ड है और ये इंडिया को लिटरली ऑर्डर दे रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। जबकि नेदरलैंड्स ऑफ ऑल द कंट्रीज, हम तो यूएस की नहीं सुनते, आई मीन नेदरलैंड्स को तो बहुत कुछ बोल सकते थे मगर इंडिया ने यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक मर्यादा रखी है, लैंग्वेज में काफ़ी हद तक एक डेकोरम रखा है और एक प्रॉपर रिप्लाई किया है कारल को। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए कारल भगली है, कारल ने यहाँ पर बिल्कुल अपनी जो ट्वीट है डिलीट कर दी। जो मैंने आपको यहाँ पर ट्वीट दिखाई है ये एक्चुअली स्क्रीनशॉट्स हैं पहले के। आज के समय आप अगर देखोगे तो त्रिमूर्ति साहब के नीचे की जो ट्वीट है वहाँ पे कारल की ट्वीट आपको गायब मिलेगी। और यहाँ पर हुआ क्या होगा कि नेदरलैंड्स की सरकार में ही जो हायर अप जो इनके मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ही कारल को पकड़ा होगा और बोला होगा कि आपको यहाँ पर बिना वजह एक इतने बड़े कंट्री, इतने स्ट्रॉन्ग कंट्री के अगेंस्ट बोलने की क्या आवश्यकता है जब ऑलरेडी हमारे मिनिस्टर्स, हमारी सरकार उनसे बातचीत कर रही है यूक्रेन इशू के मामले में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मगर फिर भी कारल ने इनिशियली स्टेटमेंट क्यों दी थी, तो देखिए यहाँ पर मैं कहूँगा मीडिया का इम्पैक्ट। अब कारल वॉन की जो एज है इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इनकी पढ़ाई हुई है 1970s 80s के आसपास में। आज भी ये मेंटली व्यू करते होंगे इंडिया को एज ए वेरी इंफीरियर कंट्री जो बिल्कुल सुनेगा वेस्ट की और बिल्कुल वेस्ट के हिसाब से चलेगा। जो अब इंडिया बन चुका है ये वेस्ट में भी कई लोगों को पता नहीं है। एक्चुअली मैं यहाँ पर कहूँगा कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है यूएस, यूके, इवन यूरोप के बाकी कंट्रीज में, इनको अभी तक प्रॉपर अंदाजा नहीं है कि इंडिया चाइना क्या बन चुके हैं, चाइना कहाँ पे पहुंच चुका है, इंडिया कहाँ पे इन द फ्यूचर पहुंचने वाला है और किस तरीके से ग्लोबल ऑर्डर इन द फ्यूचर रेडिकली चेंज हो जाएगा। ऑफ कोर्स जो लोग फॉरेन पॉलिसी में डीपली इन्वेस्टेड हैं, जो लीडर है कंट्रीज के, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तो इसके बारे में पता होगा मगर जनरल पॉपुलेशन को इसके बारे में इतना आइडिया है नहीं। तो कारल साहब ने डेफिनेटली कुछ आर्टिकल पढ़ लिए होंगे वहाँ पर कि जी इंडिया साथ नहीं दे रहा है वेस्ट का, इंडिया तो रशिया का सपोर्ट कर रहा है, तो जज्बातों में बहकर इन्होंने सीधा यहाँ पर एक कमेंट कर दी। और फिर नेदरलैंड्स की सरकार में जो हायर अप्स में जो इनके मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा होगा कि देखिए इंडिया हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। रिसेंटली ही इनके प्रेसिडेंट नेदरलैंड्स आए थे, इनका बहुत ही भव्य तरीके से वेलकम हुआ। यहाँ पर आप देख पाओगे रामनाथ कोविंद जी ये नेदरलैंड्स में थे, 6 अप्रैल की ये फोटो है, यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से इनका वेलकम हुआ, डिनर होस्ट किया गया। जो नेदरलैंड्स के किंग है, जो क्वीन है, इन्होंने यहाँ पर एक कल्चरल प्रोग्राम भी देखा और ओवरऑल दोनों कंट्रीज ने क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरियस एस्पेक्ट में मिलकर काम करने की यहाँ पर बात भी करी है। और इसी वजह से जो वो पेट्रोनाइजिंग ट्वीट है ये आज के समय डिलीट हो चुकी है। अगर ये आज के समय टाइम होता 1980s का, 90s का, इवन जो 2000s का जो टाइम है वहाँ पर भी मैं आपको बता दूं ये ट्वीट डिलीट ना होती, ये ट्वीट वही बनी रहती और हम लोग अगर थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करते भी तो नेदरलैंड्स कहता कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको बोलने की आज़ादी है। बट इस इंसिडेंट से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इंडिया आज के समय एक प्रॉपर रिप्लाई भी करता है एंड एट द सेम टाइम बाकी कंट्रीज समझती भी है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है। ना वापस आते हैं एमसीक्यू की तरफ।
कि देखिए भारत को मिल चुका है 100वां स्टार्टअप। इसका नाम क्या है? तो नाम है देखिए इसका ऑप्शन सी, ओपन मनी। यहाँ पर आप देख पाओगे ट्वीट है ओपन मनी, द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम जस्ट हिट अ सेंचुरी टुडे, वी आर एक्साइटेड टू बिकम द 100th यूनिकॉर्न फ्रॉम इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है ओपन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसएमई नियो बुकिंग प्लेटफॉर्म, और ये बना है भारत का 100वां। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। तो खतीजा क्या देखते हैं आप? मुझे सबसे अच्छी बात है इसमें कि इंडिया का स्टांस इतना ज़बरदस्त लगा है कि कौन होता है कोई उनके मामले में इंटरफेयर करने वाला, उनकी पॉलिसी को चेंज करने वाला, उन्हें हुक्म देने वाला। सबसे बोल्ड स्टेटमेंट है ये, और ये सबसे अच्छा स्टेटमेंट है। आई थिंक मुझे भी यूँ लगता है कि देखें हर मुल्क की फॉरेन पॉलिसी उसके अपने मफादात के ऊपर होती है। वो जिससे चाहे अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाए, जिससे चाहे वो बिगाड़े। तो यकीनन वो जिस तरह से कह रहे हैं ना कि वो जो थे नेदरलैंड के एम्बेसडर टू बरतानिया, ब्रिटेन, तो उन्होंने ये समझा कि ये शायद वही पुराना वक्त है कि जब हमने अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी बरसगीर पे, तो आज भी इंडिया वही होगा, हम उसे दबा लेंगे तो वो मान जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया जो बन चुका हुआ है ना, ये किसी को अंदाज़ा भी नहीं है, और इंडिया अपने हिसाब से जो चीज़ें लेके चल रहा है वो बेहतर है। और इसी तरह पाकिस्तान ने भी उस पर क्विट किया कि उन्होंने किसी के खिलाफ वोट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने फिर इन्वेजन का लफ्ज़ आर्मी चीफ ने यूज़ कर लिया था इंडिया के लिए, रशिया के लिए। लेकिन रशिया के लिए अभी तक इंडिया की जानिब से उसका इंडिया अपनी ट्रेड भी कर रहा है, इंडिया सारा कुछ कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ वो ये है कि जो मजलूम मारे जा रहे हैं उनके खिलाफ बात करता है कि यार भी देखे ना आपके, हमें पता है हमें क्या करना है। हाँ, और उन्हें बेहतर पता है कि वो किस तरफ जा रहे हैं, उनका मुल्क किस तरफ जा रहा है। ये जो नेदरलैंड की है ना, और फिर जो ट्वीट को रिमूव करवाया गया, डिलीट करवाया गया, उससे ये साबित होता है कि इंडिया कितना इम्पोर्टेंट है, और जितने भी वर्ल्ड है वो इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, या इंडिया की जो इकोनॉमी है, या इंडिया की जो मार्केट है, वो दूसरे ममालिक के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो क्यों उनके साथ अपने तल्लुकात ख़राब करेंगे। और उन्होंने वो डिलीट करके ये साबित किया कि इंडिया जो है वो अब कहीं और लेवल पे चला गया। यार ये चीज़ ये देखे ना, ये चीज़ शो करवा रही है कि इंडिया ने अपना एक नाम पैदा कर लिया हुआ है लोगों में, मतलब कि अब उसकी एक पहचान है, अब उसका एक स्टांस है, उसकी बात को देनी ही देनी है इंपॉर्टेंस। हाँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया जो है नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुका है, और आने वाले वक्त में वो और भी कहीं ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इन दिस टर्म के फॉरेन पॉलिसी के अंदर किसी को भी इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान एक मुल्क की उसकी अपनी सॉवरेनिटी होती है, उसकी अपनी गैरत है, उसकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी उसकी विल है कि वो जिसके साथ चाहे अपने मफादात को देखते हुए। तो आप बताएं कि आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं, और रूसिया यूक्रेन वॉर के अंदर इंडिया को क्या अपना स्टांस बनाना चाहिए। इस हवाले से अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी आगाह कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, हमें फॉलो कीजिएगा, सजेशंस दीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।